नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने कहा कि पेड़ पौधों का संरक्षण करके ही पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है और उन्होंने कहा कि जहां पेड़ होते हैं वहां बारिश होती है, इसीलिए केवल पेड़ लगाएं ही नहीं, उन्हें पानी देकर उनका संरक्षण भी करें। उन्होंने राजस्थान में अमृता देवी द्वारा खेजड़ली में पेड़ों के लिए दिए बलिदान को याद करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस संकट भरे समय में वृक्ष ही मनुष्य के विश्वसनीय मित्र हैं और इससे ही जीवन बच सकता है। आपको बता दें कि राज्यपाल शनिवार को शिव कल्पतरु संस्थान द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्रीन आइडल अवार्ड समारोह में संबोधित कर रहे थे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के ऐतिहासिक आयोजन को खास बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शनिवार को तीसरा संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में स्वस्थ राजस्थान का संदेश देते हुए मिलेट फूड्स यानी कि मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रदेश को निवेश में अग्रणी बनाने के साथ ही प्रदेश की कला और संस्कृति को नई पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि राजस्थान मोटे अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। ये स्वास्थ्य के लिहाज से गुणकारी भी होता है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक की गई और बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने, खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 लाने सहित प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा और विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनने, प्रदेश को एक्सपोर्ट हब बनाने, स्थानीय पर्यटन और छोटे उद्योगों, स्थानीय शिल्प और कारीगरी, हथकरघा और एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई और नीति के साथ में निर्यात संवर्धन नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना को मंजूरी दी गई। तो औद्योगिक और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए यहां पर बैठक और बैठक में 9 नीतियों को मंजूरी मिली है। उधर श्री कृष्ण चिकित्सालय दौसा के सौजन्य से जो है नन्ही मुस्कान हेल्थी चाइल्ड कॉन्टेस्ट का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 2024 को चिकित्सालय प्रांगण में आयोजित होगा और इस प्रतियोगिता का पोस्टर अनावरण राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े के शुभ कर कमलों द्वारा किया गया। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल बागड़े ने बच्चों के स्वास्थ्य जीवन को लेकर जो है आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इस प्रकार की पहलों को समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने श्री कृष्ण चिकित्सालय की इस अनुकरणीय पहल की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के लिए एक आदर्श कदम बताया है। उन्होंने कहा कि बालकों का स्वास्थ्य राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव है और इस प्रकार की प्रतियोगिताएं जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। उधर जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के
आयोजन की समीक्षा की। बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे और इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर गरीब, किसान, महिला और युवा सहित राज्य के सभी वर्गों को विभिन्न सौगातें देने जा रही है और इस अवसर पर सरकार राज्य की जनता को अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप हम अंत्योदय के संकल्प के साथ में विकसित राजस्थान के सफर पर तेजी से प्रतिबद्धता के साथ में अग्रसर हैं। हमने संकल्प पत्र के लगभग 50% वादे को कार्यकाल के पहले साल में ही पूरा कर लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अपार संभावनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। आपको बता दें कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध होंगे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जिस तरीके से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, उल्लेखनीय है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री शर्मा राइजिंग राजस्थान के आयोजन के सफल बनाने के लिए आगामी 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेंगे। वहीं सीएम शर्मा ने दूसरा संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में हमारे परंपरागत हस्तशिल्प दुनिया को हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचय देंगे और प्रदेश को गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य की प्रसिद्ध थेवा कला, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी और बंधेज सहित विभिन्न हस्तशिल्प देश दुनिया के विशेष पहचान रखती हैं और राज्य सरकार और राज्य के हस्तशिल्प कारीगरों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। उधर जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक की और अध्यक्षता की और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान के नगर निकाय में आधारभूत विकास कार्यों के माध्यम से आमजन की सहूलियतों में वृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नगरीय निकायों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का धरातल पर समयबद्धता के साथ में क्रियान्वयन किया जाए, जिससे कि विकसित राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त सुगम यातायात के लिए प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्ययोजना को जल्द ही पूरा किया जाए और इसी के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जयपुर में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के तहत 300 सीएनजी बसों के संचालन के लिए जरूरी कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारे संविधान में हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है, जिसकी बदौलत आज हमारा लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुए हैं। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। और श्री मेघवाल ने राजकीय डूंगर महाविद्यालय में ई-वाचनालय के लोकार्पण के बाद में सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज हमारे पड़ोसी लोकतांत्रिक देश मुश्किलों में है, लेकिन हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है और इसका मुख्य कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण में बीकानेर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ के जसवंत सिंह दाऊद सर संविधान निर्मात्री और समिति के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी रहे, इसके मद्देनजर राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई-वाचनालय आज के दौर की आवश्यकता है।
उधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जयपुर देहात दक्षिण संगठन पर्व 2024 की द्वितीय कार्यशाला जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें पार्टी की आगामी बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। और इस अवसर पर भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी नारायण पंचारिया ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कार्यक्रमों के से कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है और पार्टी के बूथ, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को चुनावों को निर्धारित समय से अनुसार पूरा कराना है। और जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर ने कार्यशाला की प्रस्तावना रखते हुए उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव ईमानदारी से कराना है। इस चुनाव में किसी भी प्रकार के दबाव प्रभाव में नहीं आकर पार्टी के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने वाले कार्यकर्ता को ही बूथ और मंडल अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से बनाने का आह्वान किया है। उधर बानसूर में नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री गिरधारी दास गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। वहीं मंडल अध्यक्ष सुरेश सैनी और रजनीश पुरोहित व सावंत चनेजा, अधिवक्ता प्रदीप यादव, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कस्बे की श्री गिरधारी दास गौशाला में पहुंचकर गौमाता को अपने हाथों से चारा और गुड़ खिलाकर जन्मदिन मनाया। और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौशाला में सेवा कार्य कर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। तो गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया और साथ ही साथ गौ सेवा करते हुए यहां पर जन्मदिन मनाया। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. उधर राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में शुक्रवार से आदान और विक्रेताओं के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स के 25वें बैच का शुभारंभ किया गया। निदेशक श्याम दुर्गापुरा ईश्वरलाल यादव ने बताया कि इस कोर्स से प्रतिभागी कृषि के विभिन्न नवीन तकनीक सीखकर व्यवसाय के दौरान किसानों को उन्नत कृषि आदान उपलब्ध कराने के साथ साथ नवीन तकनीकी प्रदान करने में कृषि और उद्यान विभाग के पैरा प्रसार कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। उधर डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने RDSS योजना के तहत प्रदेश में चल रहे विद्युत तंत्र के सुधार और सुदृढ़ीकरण कार्यों की गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड में कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा टीमों और लेबर की संख्या बढ़ाकर काम को गति दी जाए और समय अनुसार लक्ष्यों को हासिल किया जाए। डोगरा जयपुर डिस्कॉम्स के विभिन्न जिलों में चल रहे RDSS कार्यों की प्रगति की और शनिवार को विद्युत भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा कर रही थी और उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कार्य की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप नहीं है वहां काम कर रही कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को नोटिस दिया जाए। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी प्रगति नहीं दर्शाने वाले संवेदक फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करें।
उधर करौली और भरतपुर जिले के आधा दर्जन मामलों में वांछित 35,000 रुपए के इनामी बदमाश जगदीश उर्फ डालू गुर्जर को जिला स्पेशल टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि टीम के 2 सदस्य कांस्टेबल आकाश और अमीर सिंह की इसकी गिरफ्तारी में विशेष भूमिका रही है, जिन्होंने हैदराबाद में 2 दिन मजदूर बनकर आरोपी के बारे में पता लगाया। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध भरतपुर और करौली जिले में फायरिंग कर हत्या का प्रयास, डकैती, लूट और अपहरण के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और इन सभी मामलों में आरोपी फरार चल रहा था। रामदेवरा थाना पुलिस ने जवाहरात व्यापारी के घर के बाहर से स्कॉर्पियो सहित 70 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी से भरा बैग की चोरी के मामले का खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि घटना के संबंध में 21 नवंबर को रामदेवरा निवासी सोने चांदी के व्यापारी पवन कुमार सोनी द्वारा रिपोर्ट दी गई कि वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से घर आ रहे थे। स्कॉर्पियो में रखे एक बैग में 500 ग्राम सोना और 12 किलोग्राम चांदी के जेवरात और दुकान के हिसाब किताब की बही खाता रखे हुए थे और वहीं उसके साथ था आरोपी मंगेश भी गाड़ी में ही था। गाड़ी को अंदर करने के बहाने मंगेश स्कॉर्पियो सहित जेवर चुराकर भाग गया और फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर सादलपुर नवनिर्मित एडीजे कोर्ट और एडवोकेट चैम्बर्स का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ और आपको बता दें कि मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति रेखा बोराणा, विशिष्ट अतिथि डीजे चूरू रविंद्र कुमार और विशिष्ट अतिथि जो है एडीजी राजगढ़ दीपक पाराशर रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता अभिभाषक संघ राजगढ़ के अध्यक्ष अशोक सिंह राठौड़ ने की। मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके साथ में प्रारंभ हुआ और कार्यक्रम अतिथियों का माल्यार्पण हुआ। श्रीफल का सोफा के साथ में श्रीफल साफा बंधन कर अभिभाषक संघ के सदस्य संघ के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता मनोज पचार ने स्वागत भाषण दिया। अधिवक्ता अजीत पचार ने मुख्य अतिथि रेखा बोराणा का जीवन वृत्त पढ़कर सुनाया। मुख्य अतिथि न्यायाधिपति रेखा बोराणा ने निर्मित भवन के लिए अभिभाषक संघ को शुभकामनाएं देते हुए न्यायिक प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट्स और एडवोकेट्स को आपसी समझ और सहयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया और डीजे रविंद्र कुमार और एडीजे दीपक पाराशर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। नवनिर्मित न्यायालय भवन के उद्घाटन के साथ ही अतिथियों ने पौधारोपण किया और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल शास्त्री ने किया। उधर प्रदेश भर से आए सरपंच संघ के पदाधिकारी ने शनिवार को ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ी लाल मीणा से जिस तरीके से जयपुर में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि वन स्टेट वन इलेक्शन का जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है उसे अगर सरकार लागू करती है तो पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों और सरपंचों का चुनाव आगे खिसकने की संभावना है। ऐसी स्थिति में सरकार पंचायत और अन्य संस्थाओं में प्रशासक न लगाकर जो है पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों एवं सरपंचों को ही कार्यभार दे और सरकार ने विगत 2 वर्षों से स्टेट फाइनेंस का और नरेगा की राशि पंचायत को नहीं दी है उसे भी शीघ्र जारी किए जाए और इस मांगों को लेकर पूरा करने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं इन मांगों को पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। उधर किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार 30 नवंबर रात को ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। आपको बता दें कि जब चंडीगढ़ से जयपुर होते हुए अजमेर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार यहां रुकी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और स्थानीय अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी इस मौके पर रेलवे अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ में किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि ट्रेन के ठहराव के दौरान स्टाफ का मुंह मीठा करवाने के बाद वापस हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन अजमेर से चंडीगढ़ की ओर चलने
पर जो है सुबह 6:30 पर चंडीगढ़ से और अजमेर आते समय जो है 11 बजे किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज होगा। ये ठहराव केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के प्रयासों और अनुशंसा पर रेलवे बोर्ड की ओर से हाल ही में स्वीकृति किया गया था। उधर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आज 44वां जन्मदिन है। बता दें कि इस अवसर पर सांसद, विधायक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित जो है प्रदेश के आमजनों ने जूली को जन्मदिन की बधाई दी और इस दौरान सभी ने जूली को लंबी आयु की कामना की और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। उधर राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कृषि ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मीट को मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने संबोधित करते हुए कई पहलुओं पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत जल्द विश्व की नंबर 1 ताकत बनेगा। हमारी सरकार इन्वेस्टर्स के सामने आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो पानी की कमी है, इसे जल्द ही दूर करने के लिए जो है ERCP लेकर सरकार आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने उसको अटकाए रखा है। लेकिन अब वर्तमान सरकार इस पर जो है कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, हम उन्हें पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाएंगे। 15 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ERCP का शिलान्यास करेंगे, जिसके तहत पानी की कमी को दूर किया जाएगा। राजस्थान विकसित राजस्थान बनाने का जो सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने देखा है, पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे देश और विदेशों में जाके हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए जो वातावरण बनाया है, उसका सबसे बड़ा मकसद है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। कि जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान बहुत पीछे चला गया, ये कर्जे के जाल में चला गया। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान खुद सेल्फ, यहाँ का आदमी सबको रोजगार मिले। यहाँ पे जिस तरह से आज हम महाराष्ट्र की ले लो, कर्नाटक की ले लो, चाहे हम आंध्रा की ले लो, जिन स्टेटों को हम बहुत विकसित मानते हैं, आज यूपी जिस तरह से प्रोग्रेस की, राजस्थान भी प्रोग्रेस करे। इसके लिए हमने उद्यमियों को जो भी सुविधा मिले सारी देने के लिए राजस्थान सरकार कर संकल्प है। हमने जिले के अंदर भी कि यहाँ पे क्योंकि कोई इंडस्ट्री की काफ़ी कमी केवल एक निवाई क्षेत्र को अपन देखें तो वहाँ थोड़ी ज़्यादा इंडस्ट्री, बाकी पूरा क्षेत्र बगैर इंडस्ट्री की औद्योगिक कम है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग आए, यहाँ उद्योग का वातावरण हम बनाने जा रहे हैं। लोगों को जो भी तकलीफ है काम करने में, उनको हम सारी सुविधाएं देंगे, जिससे टोंक जिले के बच्चों को भी रोजगार मिले, टोंक जिले के अंदर जो बेरोजगारी दूर हो। इसके लिए आज ये इन्वेस्टमेंट मीट समिट जो रहा है, इसी का कारण। देखिए, जब ये वो हमारे यहाँ मतलब किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, उनको अपनी हार साफ दिख रही थी। हमने अपने संगठन को मजबूत किया है, हमने धरातल पर चुनाव लड़ा है और हमने हर बूथ और हर पंचायत पर एक हमारे कार्यकर्ताओं में एक जोश उत्पन्न किया है। हमारी 10 महीने की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर भजन लाल जी की सरकार ने जो नीतियां दी, जो विकास का जो एजेंडा दिया, हमने जो बजट दिया, उन सबको लेकर के हम जनता में गए। जनता ने उस पर मोहर लगाई है और निश्चित रूप से हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जीत करके आए हैं। कांग्रेस अपना हार छुपाने के लिए कुछ भी आरोप लगाए, ये उनकी पुरानी आदत है। अजमेर जिले के पंचशील नगर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को 4.4 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने आमजन की समस्याएं भी सुनी और अफसरों को समाधान के जो है निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि यह जनता के लिए चुनी हुई सरकार है। विकास की बात का सर्वाधिक महत्व है तो वो है आम जनता का हित, सुरक्षा और कामकाज की गुणवत्ता। उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए कि जनता के हित के साथ साथ किसी तरह का समझौता नहीं हो। भ्रष्टाचारी, भूमाफिया और अवैध काम करने वाले सरकारी कामकाज में गुणवत्ता से समझौता करने वाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वहीं उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।